वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी एनिमल अटेंडेंट यानी पशु परिचर भर्ती 2023-24 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मुझे आशा है कि आपने पशु परिचर भर्ती 2023-24 की तैयारी सुचारू रूप से चालू कर दी होगी, लेकिन अभी तक आपने तैयारी सुचारू रूप से चालू नहीं की तो कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। आप ये सोचकर चल रहे हो भाई अपने पास 1 साल है, नहीं 1 साल नहीं है, अपने पास लगभग 7-8 महीने हैं। ठीक है, इसमें आपको राजस्थान जीके बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होगी, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना अभी से प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों पोस्ट अपनी 5-6 हज़ार हैं और लगभग फॉर्म 15 से 20 लाख आने वाले हैं, क्योंकि यह वैकेंसी सीईटी से बाहर है, आपको पता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से बाहर है। ठीक है, इसलिए भीड़ तो होनी है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपके लिए जो राजस्थान जीके का जो पेपर आता है, लगभग मैं 50-60 प्रश्न आपको रोजाना दूंगा जो अपने मॉडल पेपर के आधारित होंगे। ठीक है, ये आपके लिए जो तैयारी को 4 चांद लगाने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर नहीं आता है तो घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी तैयारी उतनी मजबूत नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। लेकिन आप धीरे धीरे इन प्रश्नों का अभ्यास करेंगे तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी विलंब के राजस्थान जीके के प्रश्नों को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रश्न आप सबको पता होगा कि देखिए, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। बिल्कुल, ये लीजिए, मैंने आपके लिए जूम कर दिया। और पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि गागरोन का किला स्थित है। दोस्तों गागरोन का जो किला है ना, वो आपको पता होना चाहिए। तो गागरोन का किला अपने झालावाड़ जिले में स्थित है। किसमें है? झालावाड़ जिले में स्थित है गागरोन का किला। ठीक है, और ये जल के अंदर बना हुआ किला है, यानी कि ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। याद रहेगा, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है और ये गागरोन का किला अपने झालावाड़ जिले में है। ठीक है, चलिए साथियों, अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न कि पशु पक्षियों एवं प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता रही है। यानी कि पशु पक्षियों एवं प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता रही है। यानी कि चित्र शैली जब आप टॉपिक पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि चित्र शैली क्या होती है। चित्र शैली जैसे पेंटिंग हम कह सकते हैं कि पहले राजा महाराजा के समय जो पेंटिंग होती थी उसमें जो पशु पक्षी और प्राकृतिक सौंदर्य का अलग से वर्णन किया जाता था, और ये किया जाता था किसमें? ये बूंदी चित्र शैली में किया जाता था। किसमें? बूंदी चित्र शैली में किया जाता था। ठीक है, अभी से आप प्रैक्टिस करोगे थोड़ी थोड़ी, तब जाकर ही कुछ आगे अपने लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो अभी से आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए और थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस भी करते रहिए। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है साथियों कि कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थल बाड़मेर जिले में स्थित नहीं है। यानी कि अपन को सबको पता होगा, थोड़ा थोड़ा आपको भी, कि जो पेट्रोलियम का सबसे ज्यादा उत्पादन है वो अपने राजस्थान में बाड़मेर जिले में होता है। लेकिन इनमें से कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र है वो बाड़मेर में नहीं है, बताइए। तो इनमें से दोस्तों जो मंगला है वो बाड़मेर में है, घोटारू भी बाड़मेर में है और ऐश्वर्या भी बाड़मेर में है। ठीक है, मंगला घोटारू ऐश्वर्या, मंगला घोटारू ऐश्वर्या अपने बाड़मेर जिले के पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र हैं। लेकिन भाग्य में अपने दोस्तों पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र बाड़मेर का नहीं है। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। नहीं कह रहा है तो नहीं आ गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है साथियों कि जो भीलों के कमरे के बाहर स्थित बरामदे, जो भील जनजाति होती है ना, उनके जो कमरे होते हैं उनके बाहर स्थित बरामदे, जिनको हम गैलरी के नाम से जानते हैं, को क्या कहा जाता है। बिल्कुल दोस्तों, ऐसा पूछ सकता है कि भीलों के कमरे के बाहर स्थित बरामदे या गैलरी को क्या कहा जाता है। जैसे आप में से कोई अगर भील जनजाति से कोई इस वीडियो को देख रहा है तो उसको पता होगा कि उनके जो कमरे के बाहर जो बरामदे होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है। उनको दोस्तों डहलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डहलिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? डहलिया के नाम से जाना जाता है। और कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये प्रश्न आना स्वाभाविक है। ठीक है, चलिए और आपसे पूछ ले कू क्या है, तो कू दोस्तों जो भीलों की जो वो होती है ना, जो जिसको हम झोपड़ी कहते हैं उसको कू बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 2011 जनगणना के अनुसार। दोस्तों अभी तक तो जनगणना शुरू नहीं हुई है, तो 2011 ही जनगणना अपन को पढ़नी होगी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से जिले में एसटी महिला, मतलब कि एसटी महिला साक्षरता न्यूनतम है, यानी कि एसटी की जो कम पढ़ी लिखी महिला है वो किस जिले में देखी गई 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इसमें जो राइट आंसर आ जाएगा वो पाली का आ जाएगा। किसमें? पाली, पाली में। ठीक है, पाली में जो एसटी की महिला है, एसटी महिला, ठीक है एसटी, ठीक है एसटी, एसटी की जो महिला है वो साक्षरता न्यूनतम होगी, यानी कि पाली जिले में रहने वाली एसटी महिलाएं हैं वो कम पढ़ी लिखी मानी गई है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है साथियों कि
1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों जब आप प्रजामंडल का टॉपिक पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा करौली प्रजामंडल आएगा, ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, अलवर प्रजामंडल, बहुत सारे प्रजामंडल अपनों को पढ़ने होंगे, ठीक है। लेकिन पूछ सकता है कि 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो करौली प्रजामंडल की स्थापना थी दोस्तों अपने त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा करौली प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि लोक नाट्य चार वेद निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? जो लोक नाट्य जब आप पढ़ोगे, ठीक है, लोक नाट्य क्या होते हैं? जो आपने देखा होगा कई बार जो बाहर से कोई लोग आते हैं, जैसे किसी भी दूसरे जिले से, ठीक है, तो वो आकर एक नाटक सा अपने सामने प्रस्तुत करते हैं, उसी को लोक नाट्य कहते हैं। तो एक लोक नाट्य होता है चार वेद, वो किस क्षेत्र से संबंधित है? चार वेद लोक नाट्य है वो दोस्तों टोंक से संबंधित है। किससे? टोंक जिले में चार वेद जो लोक नाट्य है वो प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए साथियों अगला प्रश्न है कि पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला किस जिले में है? दोस्तों पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला अपने किस जिले में है? सोनार का किले के बारे में पूछ रहा है, तो सोनार का किला आपसे पूछ ले तो आपको बताना है दोस्तों सोनार किला। बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है जैसलमेर में। कहां पे है? जैसलमेर में। सोनार का किला कहां पे है? जैसलमेर जिले में है सोनार का किला, ठीक है। सोनार किला कहां पे है? जैसलमेर जिले में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि सिरोज मृदा किस जिले में मिलती है? यानी कि जब मृदा का टॉपिक चलेगा तो उसमें आपको कई प्रकार के मृदाएं के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। लवणीय मृदा, अलवणीय मृदा, ठीक है, और रेतीली, ठीक है, इस प्रकार से काली पीली मिट्टी, इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। लेकिन सिरोज मृदा आपसे पूछ ले, ये पर्टिकुलर पूछा जा सकता है ये प्रश्न कि सिरोज मृदा किस जिले में मिलती है? तो सिरोज मृदा है दोस्तों अपने जयपुर के आसपास जो क्षेत्र है उसमें देखने को मिलती है सिरोज मृदा, ठीक है। लगभग मैं आपको 50+ प्रश्न करवाने वाला हूँ, लगभग 50-52 प्रश्न करवाऊंगा। तो आप देखना कि आपके 50 में से कितने प्रश्न सही होते हैं, ठीक है। आप तुक्के भी लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन आपके कितने प्रश्न सही होते हैं नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताकर जाना, ठीक है। चलिए 10वां प्रश्न है दोस्तों कि एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान कहाँ रखी हुई है? बिल्कुल आपने इसके बारे में तो जरूर सुना होगा कि जयबान तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप है और ये कहाँ पे रखी हुई है? बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जो ऑप्शन है कि तारागढ़, जूनागढ़, जयगढ़ और अचलगढ़। दोस्तों जो जयबान तोप है, ये जो जयबान तोप है ये अपने जयगढ़ में है। जयगढ़ कहाँ पे है? बिल्कुल जयगढ़ अपने जयपुर में है। कहाँ पे है? जयपुर में है, ठीक है। कहाँ पे है? जयपुर में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो एशिया की सबसे बड़ी तोप है वो जयगढ़ में है, ठीक है, जयगढ़ में। चलिए अगला 11वां प्रश्न है कि ग्रेनाइट, नाइस व शिष्ट चट्टानों के विखंडन में कौन सी मृदा का निर्माण होता है? यानी कि जब ग्रेनाइट, नाइस व शिष्ट जो चट्टाने हैं उनका जब विखंडन होता है, विखंडन यानी टूटना, ठीक है, खंडित होना, ठीक है, जब वो विखंडन होता है ग्रेनाइट तो इससे दोस्तों एक मृदा का निर्माण होता है और वो मृदा है लाल पीली। बिल्कुल लाल पीली मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों कि किराडू का सोमेश्वर मंदिर, बिल्कुल किराडू का सोमेश्वर मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित है? किराडू का सोमेश्वर मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित है? तो किराडू का जो सोमेश्वर मंदिर है दोस्तों, किराडू अपने कहाँ पे? किराडू अपने बाड़मेर में है। कहाँ पे है? बाड़मेर में है। कहाँ पे है? बाड़मेर में है। लेकिन जो उसका जो सोमेश्वर मंदिर है वो किस शैली में है? देखिए कई सारी शैली होती है, जैसे द्रविड़ शैली, गुजर प्रतिहार शैली, बैसर शैली, नागर शैली, लेकिन जो किराडू का जो पर्टिकुलर मंदिर है दोस्तों अपनी गुजर प्रतिहार शैली में बना हुआ है। किसमें? गुजर प्रतिहार शैली में बना हुआ है किराडू का सोमेश्वर मंदिर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि झामर कोटड़ा खाने किसके लिए जानी जाती है? दोस्तों झामर कोटड़ा के जो खाने हैं दोस्तों वो रोग फास्फेट के लिए जानी जाती है। किसके लिए? रोग फास्फेट के लिए जानी जाती है झामर कोटड़ा की खाने। अगला प्रश्न है साथियों कि उदयशाही, अमरशाही और खंजरशाही, उदयशाही, अमरशाही और खंजरशाही क्या है? बिल्कुल आपसे पूछ सकता है इस प्रकार से। तो दोस्तों राजस्थान के आभूषण है क्या? ये राजस्थान की बोलियां हैं क्या? राजस्थान की पगड़ियां हैं क्या? या फिर सिक्कों के प्रकार हैं? दोस्तों कई बार क्या होता है कि लोग इसको सिक्के समझाते हैं कि उदयशाही सिक्कर है, सिक्के हैं, अमरशाही भी सिक्का है, खंजरशाही भी सिक्का है, लेकिन दोस्तों ये राजस्थानी पगड़ियों की शैली है। क्या है? राजस्थान की पगड़ियों की शैली है उदयशाही, अमरशाही, खंजरशाही, ठीक है, याद रहेगा बिल्कुल। अगला प्रश्न है 15वां कि ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी कला क्या कहलाती है? बिल्कुल दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब आपने कभी ऊंट को देखा होगा, कभी आप बाड़मेर साइड गए हो, जोधपुर साइड गए हो, ठीक है, या फिर आपके गांव या शहर में ऊंट हो तो उस पर देखना सुंदर नक्काशी होती है,
क्या होती है, सुंदर कलाकृति उन पे छपी हुई होती है ऊंट की खाल के ऊपर, ठीक है। उसको दोस्तों अपन क्या कहते हैं, उस्ता कला कहते हैं। क्या कहते हैं, उस्ता कला कहते हैं। याद रहेगा, ऊंट की खाल पर किए जाने वाले स्वर्ण मीनाकारी कला को क्या कहते हैं, उस्ता कला कहते हैं। याद रहेगा, बिल्कुल सर याद रहेगा। चलिए 16 प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। 16 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से, बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गाय की नस्लों में से किसका मूल स्थान राजस्थान में माना जाता है। यानी कि ऐसी कौन सी गाय की नस्ल है वो मुख्यतः राजस्थान में ही पाई जाती है, और वो है दोस्तों बिल्कुल राठी नस्ल। कौन सी, राठी नस्ल की जो गाय है इसका मूल स्थान राजस्थान को ही माना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राजस्थान में उगाई जाने वाली धान की किस्में नहीं है। यानी कि धान क्या होता है, धान आपको पता है चावल उगाते हैं, ठीक है। लेकिन जो राजस्थान में उगाई जाने वाली धान की किस्में इनमें से कौन सी नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सी फसलें, अपने धान की जो कौन सी किस्म की फसल है वो नहीं उगाई जाती, इसके बारे में अपन को बताना है। तो इसके बारे में जो राइट आंसर आएगा, रत्ना भी इसमें बोई जाती है राजस्थान के अंदर, बाला भी बोई जाती है और गोविंद भी बोई जाती है। लेकिन ज्योति है ना, ये ज्योति अपने राजस्थान के अंदर नहीं बोई जाती, ठीक है। चलिए प्रश्न, अगला प्रश्न है कि आदिवासियों का कुंभ, बिल्कुल दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है। बिल्कुल दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर जो मेला है वो किस जिले में लगता है, तो डूंगरपुर। बिल्कुल दोस्तों डूंगरपुर में आदिवासियों का मेला कहा जाता है बेणेश्वर धाम को, ठीक है। ये अपने डूंगरपुर जिले में बढ़ता है, हर साल बढ़ता है, ठीक है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि दुधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है। पहले क्या था, पहले राजस्थान में रियासत होती थी। क्या होती थी, राजस्थान में रियासत होती थी। जिस तरह से आजकल संभाग है, जिले हैं, ठीक है, उस तरह से रियासत होती थी। तो दुधवा खारा एक आंदोलन हुआ था और वो किस रियासत में हुआ था, इसके बारे में अपन को बताना था। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो इस प्रकार से आएगा कि अलवर में हुआ था। क्या, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर। जो दुधवा खारा था दोस्तों अपने बीकानेर रियासत से संबंधित था। किससे, बीकानेर रियासत से संबंधित था दुधवा खारा, ठीक है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना किस जिले में है। यानी कि अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना जिस जिले में है, जिस जिले में स्थित है वह जिला कौन सा है। तो अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना आपसे पूछ ले तो आपको बेझिझक जैसलमेर टिक करके आना है। कौन सा, जैसलमेर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है साथियों कि संत माऊजी किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे। दोस्तों हम जब संत एवं संप्रदाय टॉपिक को पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। संत माऊजी किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो जो संत माऊजी थे दोस्तों ये अपने निष्कलंकी संप्रदाय के क्या थे, निष्कलंकी संप्रदाय के क्या थे दोस्तों, प्रवर्तक थे, ठीक है, एम्बेसडर थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कि कोटा के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या 1857 के विद्रोह के दौरान की गई थी। यानी कि कोटा में जब पॉलिटिकल एजेंट होता था, ठीक है, पॉलिटिकल एजेंट होता था, ठीक है, उसकी हत्या 1857 में एक विद्रोही के द्वारा की गई थी। और विद्रोही कौन सा, यानी कोटा में जो पॉलिटिकल एजेंट था उसकी हत्या 1857 में की गई थी, ठीक है। और वो कौन था उसके बारे में आपसे पूछ रहे तो मेजर बटन था। कौन था, मेजर बटन की हत्या 1857 में की गई थी विद्रोह के दौरान, ठीक है, विद्रोह के दौरान। चलिए अगला प्रश्न है कि यूनानी शासक मिनेडर के सिक्के किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल यूनानी शासक था मिनेडर, उसके जो सिक्के हैं वो किस रियासत से अपन को प्राप्त हुए हैं, किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, ऐसा आपसे पूछ रहे तो आपको बताना है बैराट। और बैराट के बारे में बात करें तो अपने जयपुर में है। कहाँ पे है, जयपुर में। लेकिन अब बैराट अलग हो चुका है। अब बैराट अपने कहाँ पे पड़ेगा, बिल्कुल अब बैराट अपने पड़ेगा कोटपुतली में। किस में पड़ेगा, कोटपुतली में पड़ेगा। किस में पड़ेगा, कोटपुतली जिले में पड़ेगा बैराट। पहले कहाँ पे पड़ता था, जयपुर में पड़ता था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कि कुर्जा, पीपली, घुंगरी, केवड़ा क्या है। कुर्जा, पीपली, घुंगरी और केवड़ा क्या है। कुर्जा, पीपली, घुंगरी, केवड़ा क्या है। बिल्कुल दोस्तों अगर आप थोड़ा बहुत गीतों में इंटरेस्ट रखते हैं ना तो आप इसका सही जवाब दे देंगे। तो जो राजस्थानी लोकगीत है दोस्तों, क्या है, राजस्थानी लोकगीत है। आपने कुर्जा गीत सुना होगा, पीपली सुना होगा, घुंगरी सुना होगा, अरे केवड़ा तो सुना होगा, केवड़ा, ठीक है, केवड़ा गीत सुना होगा ना, बिल्कुल, ठीक है। चलिए अगला है गुलाबी संगमरमर का खनन क्षेत्र कौन सा है। यानी कि गुलाबी संगमरमर अपने कहां से प्राप्त होता है अपन को, तो गुलाबी संगमरमर दोस्तों अपन को बहारमल से प्राप्त होता है। कहां से, बहारमल से प्राप्त होता है गुलाबी संगमरमर। अगला प्रश्न है कि चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है। आपने चिरमी एक गीत भी सुना होगा, चिरमी म्हारी
चिरमिली, ठीक है, इस तरह से कोई गीत आता है। तो चिरमी जो राजस्थान का राज्य है, चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है? तो चिरमी आपको याद रखना है दोस्तों, ये चिरमी एक दोस्तों एक तरह से क्या है, एक तरह से एक फल है, ठीक है। ये अपने कहाँ पे पाया जाता है? ज्यादातर ये अपने पूर्वी मैदान में पाया जाता है, ठीक है, पूर्वी मैदान में पाया जाता है। अपने अलवर साइड में भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है चिरमी, ठीक है। चिरमी छोटे छोटे बीज आते हैं, बहुत गर्मी करता है दोस्तों, ये इसकी तासीर गर्म होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जैसे वो आती है ना काली मिर्च, इस तरह से आती है चिरमी भी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि वागड़ पर्यटक सर्किट, वागड़ पर्यटन सर्किट में कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं? तो वागड़ पर्यटन सर्किट में कौन कौन से जिले प्रसिद्ध हैं? तो वागड़ में दोस्तों आप सबको पता होगा, वागड़ किसको कहा जाता है? अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा राजस्थान के जो जिले हैं उनके उपनामों के बारे में, तो वागड़ है दोस्तों, वागड़ अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा को कहा जाता था वागड़, ठीक है। तो वागड़ पर्यटन सर्किट में अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा सम्मिलित है। अगला है दोस्तों कि मालवा के किस शासक को परास्त कर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? यानी कि मालवा का ऐसा कौन सा शासक था जिसको परास्त करके महाराणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? और वो था दोस्तों महमूद खिलजी प्रथम। कौन था? महमूद खिलजी प्रथम। अगला प्रश्न है कि सीताबाड़ी मेला मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है? सीताबाड़ी का मेला आपसे पूछ सकता है। तो सीताबाड़ी का जो मेला है दोस्तों अपने सहरिया जनजाति से संबंधित है। किस जनजाति से? सहरिया जनजाति से संबंधित है सीताबाड़ी का मेला, ठीक है। सीताबाड़ी का मेला अपने सहरिया जनजाति से संबंधित है। राजस्थान में कई सारी जनजाति निवास करती है, जैसे सहरिया, सांसी अपने कहाँ पे करती है? सांसी अपने भरतपुर की साइड करती है। गरासिया, भील अपने दक्षिणी राजस्थान के में करती है। सहरिया भी उधर ही करती है और गरासिया भी दक्षिण राजस्थान में पड़ती है, ठीक है। इस तरह से होती है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में सीसा जस्ता के सबसे बड़े निक्षेप कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में जो सीसा हो गया, जस्ता हो गया, उसके सबसे बड़े निक्षेप अपन को कहाँ से मिलते हैं? मतलब कि अपन को सीसा जस्ता सबसे ज्यादा कहाँ से मिलता है? तो ये अपन को सिंदेश्वर और कला से सबसे ज्यादा मिलता है। सिंदेश्वर और कला एक जगह है, यहाँ से अपन को सीसा जस्ता बहुतायत से मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि मराठा विजय का प्रतीक सरगासुली। आपने सुना होगा कि मराठा का जब विजय हुआ था उसमें उसका प्रतीक था सरगासुली। का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो मराठा विजय का जो प्रतीक था सरगासुली, उसका निर्माण प्यारे साथियों, उसका जो निर्माण था वो किसके द्वारा करवाया गया था? इसके बारे में देख लेते हैं। क्या प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था, या फिर ईश्वर सिंह के द्वारा करवाया गया था, या फिर जय सिंह, या फिर माधो सिंह? तो सरगासुली का जो निर्माण है दोस्तों ये अपने किसके द्वारा करवाया गया था? बिल्कुल ईश्वर सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? ईश्वर सिंह के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि बड़ला सोलर प्लांट, बिल्कुल बड़ला सोलर प्लांट राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बड़ला जो सोलर प्लांट है ये अपने राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो अपने जोधपुर में है। बड़ला जो सोलर प्लांट है दोस्तों राजस्थान का, ये अपने जोधपुर जिले में स्थित है, ठीक है। सौर ऊर्जा प्लांट है ये राजस्थान का। अगला प्रश्न है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रोवर बजरंग लाल ताखर राजस्थान के किस जिले से है? बिल्कुल करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रोवर बजरंग लाल ताखर, ठीक है। बजरंग पुनिया भी आता है, एक है बजरंग लाल ताखर, ठीक है। ये राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? दोस्तों ये अपने राजस्थान के सीकर जिले से संबंधित है बजरंग लाल ताखर, जो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रोवर हैं। कौन है? पहले भारतीय रोवर हैं, और ये राजस्थान के सीकर जिले के हैं, ठीक है। इतना आपको याद रखना है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ये करंट अफेयर थोड़ा बहुत मैं इनमें करवा दूंगा, थोड़ा आएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि नई शिक्षा नीति, ये तो थोड़ा ये वाले प्रश्न थोड़े से अलग हैं, ये वाले प्रश्न तो अपने आएंगे नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत देख लीजिए कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है? तो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है? ये दोस्तों लगभग 4 स्तर पर बांटा गया है। कितने? 4 स्तर पर बांटा गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, इसको भी छोड़ दीजिए, ये लीजिए, ठीक है। अगला है कि किस दिन को नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु दिवस के रूप में मनाया जाता है? यानी कि किस दिन को नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये दोस्तों ये मनाया जाता है अपने 7 सितंबर को स्वच्छ वायु दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी अपना। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी मुख्यमंत्री जल स्वावलंब अभियान शहरी का भाग है? यानी कि ये करंट अफेयर शानदार प्रश्न है कि इनमें से कौन सी गतिविधियों में
मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान जो शहरी भाग है उसका भाग है। तो इनमें से अपन को ये तो अपने 1 2 3 4 तो ऑप्शन है, इनमें से कौन कौन से सही है इसके बारे में अपन को पता लगाना है। ठीक है, तो बात करें दोस्तों कि रूफटॉप रन वाटर होस्टिंग, बिल्कुल ये भी इससे संबंधित है। बावड़ियों का जीर्णोद्वार इससे यानी कि जो बावड़ी थी पहले की टूटी फूटी उनका जीर्णोद्वार किया गया था। शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण भी इससे संबंधित है। ठीक है, जल स्वावलंबन, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का ये क्या है, ये उद्देश्य है ये। ठीक है, ये क्या है उद्देश्य, शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण और लोगों को पर कलेक्शन पिट के निर्माण के लिए प्रेरित करना। बिल्कुल, तो जो सभी हैं ये 3 4 ये इससे संबंधित हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है, कई बार पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना राजस्थान द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित नहीं है, यानी कि वित्तपोषित नहीं है, ऐसी कौन सी योजना है। तो ऐसी कौन सी योजना है, और वो है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। वित्तपोषित नहीं है ये, अपने निःशुल्क जो मुख्यमंत्री दवा योजना है ये अपने वित्तपोषित बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये अपने राजस्थान राज्य की सरकारी योजना है। ठीक है, इसको ना ही बंद किया जा सकता है, ना ही वापस और कुछ छेड़छाड़ी की जा सकती है इस योजना के तहत। ठीक है, चलिए 39 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, ये क्या कह रहा है, इसके बारे में देखिए कि निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यानी कि अपन को सही सुमेलित देखना है कि एक साइड अपने मंदिर है, एक साइड में जिला है, यानी कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। दोस्तों इनमें से बात करें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो नीचे से बात करें तो धनोप माता का मंदिर अपने भीलवाड़ा में बिल्कुल सही है। बीजासुर माता बूंदी में है, बिल्कुल ये भी सही है। काला गोरा भैरव सवाई माधोपुर में, ये भी सही है। लेकिन अब बचा कौन सा, ए ऑप्शन, चार चौमा मंदिर अपने चूरू में नहीं है दोस्तों, और यही अपना राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अब अगला प्रश्न है दोस्तों आपके लिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वन्य जीव को दौसा जिले का शुभंकर घोषित किया गया। बिल्कुल दोस्तों, आपको शुभंकर के बारे में भी याद रखना है कि किस जिले का शुभंकर क्या है। जैसे दौसा का क्या है, दौसा का खरगोश है, दौसा क्या है, खरगोश है। और अलवर का आपसे पूछ ले, अलवर का आपसे पूछ ले तो सांबर है। इस तरह से आपको ये कुछ शुभंकर होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न साथियों की उड़ान योजना के तहत प्रति माह कितने सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाते हैं। तो जब उड़ान योजना राजस्थान की सरकार की शुरुआत की गई थी, इसमें प्रति माह कितने सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाते हैं। तो लगभग दोस्तों, लगभग इसमें 12 सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाते हैं उड़ान योजना के तहत। ठीक है, लड़कियों और महिलाओं को। ठीक है, अगला है साथियों कि भारत ने सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडे के लिए गोल 4 SDG4 कब अपनाया। मतलब कि भारत ने सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडे के लिए गोल 4 SDG4 कब अपनाया। तो दोस्तों ये अपनाया था, कुछ अटपटा प्रश्न होगा आपके लिए, लेकिन ऐसे प्रश्न कई बार आ सकते हैं। तो 2015 इसका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। अगला दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गोपाल सैनी निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध है। तो गोपाल सैनी है दोस्तों, ये आपसे पूछ ले तो आपको बताना है एथलेटिक्स है गोपाल सैनी। ठीक है, गोपाल सैनी एथलेटिक्स है। अगला है दोस्तों दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के केंद्र सरकार का अंश है। यानी कि दीनदयाल अंत्योदय योजना है वो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में केंद्र सरकार का कितना अंश रखती है। तो ये दोस्तों लगभग खर्च का 60%, कितना 60%। ये राज्यपाल वाला अपने लिए नहीं है। ठीक है, ये वाला सही है, ये वाला अपने लिए है। ठीक है, ये प्रश्न है कि माँ बाड़ी संचालन योजना का संबंध किससे है। तो माँ बाड़ी संचालन योजना का संबंध आपसे पूछ ले तो अपने शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है माँ बाड़ी। ठीक है, चलिए कुछ प्रश्न और रहे हैं, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है साथियों, इनमें से है हाँ ये रहा। ठीक है, कि निम्नांकित में से कौन सा दादू पंथ से संबंधित नहीं है। दादू पंथ संत संप्रदाय से पूछा गया। दूसरा प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा दादू पंथ से संबंधित नहीं है। तो दादू पंथ से संबंधित इनमें से कौन सा नहीं है, इसके बारे में बात करें तो आपको इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ये आपको देखने को मिलेगा अर्णव भवानी। कौन सी, अर्ण भवानी, ये अपने अर्ण भवानी, ये अपने दादू पंथ से संबंधित नहीं है। अब ये भी संत संप्रदाय का पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें क्या कह रहा है कि सही सुमेलित कीजिए। तो सही सुमेलित में क्या करना है कि एक तरफ अपन को संप्रदाय दे रखा है, एक तरफ संप्रदाय है, एक तरफ मुख्य पीठ है। यानी कौन सी संप्रदाय
किस मुख्य पीठ से संबंधित है इसके बारे में बात करना है। ठीक है, तो अपन को इसको मिलान करना है। ठीक है, सही कूट का चयन करना है। ये कूट अपने ये दे रखे। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो निरंजनी जो संप्रदाय है, जो राजस्थान की जो निरंजनी संप्रदाय है, ये अपने किससे संबंधित है? ये अपने निरंजनी अपने गाडा में इसकी मुख्य पीठ है। कहाँ पे? गाडा में। ठीक है, और जो परनामी संप्रदाय है दोस्तों, परनामी संप्रदाय अपने पन्ना में है इसकी मुख्य पीठ। गुदड़ संप्रदाय की मुख्य पीठ अपने दांतड़ा में है, और राम स्नेही की कहाँ पे है? शाहपुरा में। शाहपुरा कहाँ पे? भीलवाड़ा में। तो इसका राइट आंसर है इस प्रकार से आ जाएगा, यानी कि पहले का दूसरा बिल्कुल दूसरा, और पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, और तीसरे का चौथा, इस प्रकार से राइट आंसर सी अपना देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कुछ प्रश्न और रहे हैं, देख लेते हैं। अगले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि पर्यावरण पर्यटन विभाग द्वारा राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा मारवाड़ उत्सव वर्ष 2022 को किस माह में आयोजित किया गया था? तो मारवाड़ उत्सव 2022 में अक्टूबर माह में आयोजित हुआ था। ठीक है, अगला एक विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। विश्व विद्यार्थी दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, और अभी हाल ही में गया है विश्व विद्यार्थी दिवस 15 अक्टूबर नवरात्रि को गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान को किस श्रेणी में सम्मिलित किया गया है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान को किस श्रेणी में सम्मिलित किया गया है? तो राजस्थान को दोस्तों अपने आकांक्षी श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। और लास्ट प्रश्न दोस्तों आज की क्लास का, और वो है कि 2 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय सरकार द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में राजस्थान की रैंक ओवरऑल पोजीशन क्या थी? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ सकता है आपसे कि 2 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में राजस्थान की रैंक क्या थी ओवरऑल पोजीशन में? तो ओवरऑल पोजीशन में बात करें तो 8वीं रैंक थी अपने राजस्थान की। ठीक है, 8वें नंबर पर आता है स्वच्छता में। ठीक है, राजस्थान। ठीक है, तो इस प्रकार से है दोस्तों ये। इसकी जो आपको पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अवश्य मिल जाएगी, उत्तर सहित। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये अपने किसके लिए? अपने पशु परिचर हो गया। ठीक है, वैसे तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुख्यतः अपने पशु परिचर भर्ती 2023-24 के लिए बनाए गए ये प्रश्न है। ठीक है, कैसे लगी आपको ये वीडियो? आपके लगभग 50 प्रश्नों में से अगर आपके अब इस वक्त अगर आपके 25 भी प्रश्न सही हो रहे हैं ना, 25 भी ना हो तो 20 भी प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, तो आप बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी चल रही है। आप लगातार कोशिश करते रहिए, एक ना एक दिन आपके 50 में से 50 प्रश्न जरूर सोल्व होंगे। मैं आपका अंत तक साथ निभाने की कोशिश करूंगा। हर रोज आपके लिए एक मॉडल पेपर लेकर जरूर आऊंगा, ताकि आपकी तैयारी में 4 चांद लग सके। वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर रोज ऐसे ही मॉडल पेपर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा, क्योंकि आपके पास वीडियो किस तरह से पहुंचेगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।